आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट को लेकर के। आज से भारी बारिश, आज उत्तराखंड में बाबा रामदेव की कोरोना की दवा के विज्ञापन पर रोक, बेरोजगारों को रोजगार के लिए नई वेबसाइट, ऐसी तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2535 हो गई है, वहीं 30 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर के हिसाब से बात करते हैं उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्याओं की। कुल आंकड़े 2535, वहीं स्वस्थ 1602, एक्टिव 920 और मौतें 30। अब बात करते हैं उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में कोरोना मरीजों की संख्याओं की। अल्मोड़ा 163, बागेश्वर 63, चमोली 67, चंपावत 50, देहरादून 633, हरिद्वार 297, नैनीताल 376, पौड़ी गढ़वाल 129, पिथौरागढ़ 64, रुद्रप्रयाग 62, टिहरी गढ़वाल 392, उधम सिंह नगर 178, उत्तरकाशी 62। मौसम समाचार। प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। उत्तराखंड में आज 5 जिलों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की जानकारी अनुसार देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश भर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने के अनुमान है। शहीद जवान सुरेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर पहुंचा उत्तराखंड, मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। पुंछ सेक्टर में ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से शहीद हुए नायक सुरेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच गया। यहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद के पार्थिव शव पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पतंजलि ने आयुष मंत्रालय को दिया जवाब। बालकृष्ण बोले, सरकार ने फैसले में दिखाई जल्दबाजी। पतंजलि की ओर से जारी कोरोना दवा कोरोनिल के प्रचार प्रसार पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी है। वहीं पतंजलि की ओर से केंद्रीय आयुष मंत्रालय को 11 पन्नों का जवाब भेजा गया है, जिसमें मंत्रालय को बताया गया है कि पतंजलि ने क्लिनिकल ट्रायल के सभी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को 100% पूरा किया है। सरकार ने कुछ पूछा था, हमने जवाब दे दिया है और सरकार आयुर्वेद के संदर्भ में सकारात्मक है और आयुर्वेद के प्रशंसक है। इसीलिए हमें कोई वो नहीं है, एक कम्युनिकेशन गैप था, उसका जवाब हमने दे दिया। दूसरी बात रही कि हमने कोई दवाई का प्रचार प्रसार दवाई का नहीं किया, हमने तो दवाई लॉन्च किया। यानी कि दवाई को लॉन्च करना प्रचार प्रसार के अंतर्गत नहीं आता है। और दूसरी बात रही कि दवाई क्या काम करती है वो हम नहीं कह रहे हैं। हम तो आज हमने कहा कि क्लिनिकल स्टडी को, जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल था, उस ट्रायल को हमने लोगों के सामने रखा और 100% उसके रिजल्ट्स हैं और विधिवत गवर्नमेंट के जो CTRI के अप्रूवल के द्वारा ही हम लोगों ने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया। इसमें कोई भी शंका की कोई गुंजाइश नहीं। डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि का विरोध, फूका पुतला। कांग्रेस की जिला व नगर इकाई ने पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि और रोडवेज बस किराया दोगुना किए जाने के विरोध में मंगलवार को केंद्र व राज्य सरकार का पुतला फूका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दोनों सरकारों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कहा गया कि जनहितों की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नुक्कड़ सभा में स्पष्ट कहा गया कि पार्टी जन समस्याओं के निराकरण के लिए संघर्ष अभियान जारी रखेगी। इसके लिए पार्टी को चाहे कितने ही संघर्षों का सामना क्यों न करना पड़े। सीमा पर वैली ब्रिज टूटने का मामला, कुमाऊं कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। चीन सीमा के पास पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी मिलम सड़क पर ओवरलोडिंग के चलते वैली ब्रिज के टूटने के मामले में कुमाऊं कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पुल के टूट जाने से ITBP और सेना की सप्लाई के साथ साथ दर्जन भर गाँव की 7000 के करीब आबादी प्रभावित हुई है। घायल युवक ने तोड़ा दम, डॉक्टरों पर लगा इलाज में लापरवाही का आरोप। नेशनल हाईवे 121 पर सड़क हादसे में घायल हुए युवक ने दम तोड़ दिया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने संयुक्त अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि युवक को समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। CBSE परीक्षा पर फैसला आज। CBSE ने शीर्ष अदालत को बताया है कि 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं कराने का फैसला बुधवार की शाम तक लिया जाएगा। केंद्रीय बोर्ड ने यह जानकारी मंगलवार को अदालत को दी। इसके बाद शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार तक स्थगित कर दी। जस्टिस AM खानविलकर की पीठ ने
ICSE बोर्ड से कहा है कि वह भी CBSE के फैसले का अनुकरण कर सकता है। कोरोना के कारण कुछ लोगों ने 1 से 15 जुलाई तक होने वाली बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने, आंतरिक मूल्यांकन आधार पर रिजल्ट बनाने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। उत्तराखंड में रोजगार पर प्रवासियों में रुचि नहीं। कोरोना संकट के बीच देश भर से लौटे प्रवासियों को घर पर ही रोजगार दिलाने की प्रदेश सरकार की मंशा परवान चढ़ती नहीं दिख रही। प्रवासियों को रोजगार दिलाने के मकसद से बीते माह लॉन्च पोर्टल होप पर अब तक घर लौटे करीब 2.5 लाख में से महज 13,000 प्रवासियों ने पंजीकरण करवाया। पहाड़ी जिलों से पंजीकरण करने वालों की संख्या और भी कम है। होप के प्रति प्रवासियों की बेरुखी से जाहिर होता है कि लॉकडाउन पूरी तरह खुलने के बाद ज्यादातर लोग रोजगार के लिए फिर से महानगरों का रुख कर सकते हैं। उत्तराखंड में कल से चलेंगी रोडवेज बसें। रोडवेज बसें गुरुवार 25 जून से चलनी शुरू हो जाएंगी। मंगलवार को रोडवेज बोर्ड ने बस संचालन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रोडवेज ने किराया दोगुना करने के बजाय केवल 67% बढ़ाने का निर्णय किया। सरकार से तय किराए पर 20% सरचार्ज वसूलने के अपने अधिकार को रोडवेज ने स्थगित कर दिया है। पहले चरण में अधिक यात्री संख्या वाले 74 रूट पर बस सेवा शुरू की जा रही है। इन रूटों पर पहले चरण में 74 बसें चलाई जाएंगी। यात्री संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कोरोना की वजह से मार्च से रोडवेज की सेवाएं बंद थी। बोर्ड अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। बोर्ड सचिव रोडवेज के MD रणवीर सिंह चौहान ने बताया, रोडवेज पहले चरण में लोड फैक्टर के आधार पर बसें चलाएगा। जिन रूट पर यात्रियों का सर्वाधिक दबाव है उन्हें प्राथमिकता में लिया जा रहा है। GM ऑपरेशन दीपक जैन ने बताया कि 67% बढ़ोतरी बुधवार मध्य रात्रि के बाद लागू हो जाएगी। नेपाल में शादी पर बेटी को 7 साल तक न मिलेगी नागरिकता। नेपाल में भारत विरोधी शोर के बीच अग्र सरकार ने विदेश से ब्याह कर लाई जाने वाली बहू को 7 साल बाद नागरिकता देने का प्रस्ताव पारित किया है। इसका सीधा असर भारतीय रिश्तों पर पड़ेगा। असल में नेपाल में विदेश से होने वाली शादियों में सर्वाधिक भारत में ही होती हैं। ऐसे में अब भारतीय बेटी को नेपाल में बहू बनने के 7 साल तक नागरिकता का इंतजार करना पड़ेगा। नेपाल की राज्य व्यवस्था व सुशासन समिति की बैठक में विदेशी बहू को 7 साल बाद नागरिकता देने का प्रस्ताव लाया गया, जिससे बहुमत से पास कर दिया गया। अलबत्ता बैठक में नेपाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विचार अलग रहे। इसके बाद भी संशोधन पारित हो गया। हर ब्लॉक में खुलेंगे 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रदेश के हर ब्लॉक में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक में इसके लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि यह स्कूल CBSE बोर्ड से संबद्ध होंगे। स्कूल कक्षा 1 से इंटरमीडिएट तक होंगे, जिसमें शिक्षा विभाग के चयनित शिक्षकों को लिया जाएगा, लेकिन इन शिक्षकों को अलग कैडर होगा। स्कूलों के लिए चयनित स्टाफ को एजुकेशन STF नाम दिया गया है। कहा है कि सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा दे कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों में ऐसी क्षमता है, इस बात को स्थापित कर समाज को सरकारी स्कूल के प्रति विश्वास दिलाना है। उन्होंने कहा, इससे प्रदेश भर में 95 छोटे-छोटे शिक्षा के हब विकसित होंगे। इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रत्येक के लिए एक सामाजिक आदेश टीम का प्रावधान किया जाएगा, जिसे शिक्षा पंचायत का नाम दिया जा सकता है। इन स्कूलों में समस्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अगले शिक्षा सत्र से यह स्कूल शुरू होंगे। सरकारी इंटरमीडिएट स्कूलों के भवनों को चिन्हित कर इन स्कूलों को खोला जाएगा। 1 जुलाई से शुरू होंगे ऑनलाइन दाखिले। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने नए सत्र में 2020-21 में प्रवेश प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होंगी। प्रवेश ऑनलाइन होंगे। सभी स्नातकोत्तर और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली में शुरू होंगे। यह निर्णय मुक्त विश्वविद्यालय में मंगलवार को हुई बैठक में लिया गया। अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी ने कहा है कि परीक्षाएं 6 जुलाई से प्रस्तावित हैं, जिसमें राज्य सरकार और UGC की गाइडलाइन का इंतजार है। उसके बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। UOU में जुलाई से शुरू होंगे नए सत्र के दाखिले। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी। आवेदकों को पहले व दूसरे सेमेस्टर की फीस का एक साथ जमा करना होगा। अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य कक्षाओं के छात्र छात्राएं भी अगली कक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों की। उत्तराखंड में लॉकडाउन का असर तेल की कीमतों पर साफ देखा जा सकता है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव देखने को मिल रहा है। देहरादून में कल पेट्रोल के दाम थे
81 रुपए व 9 पैसा, वहीं आज के बढ़े हुए दाम है 80 रुपए 88 पैसा। डीजल के कल के दाम थे 71 रुपए 56 पैसा, वहीं आज के बढ़े हुए दाम है 71 रुपए व 68 पैसा। वहीं हल्द्वानी व हरिद्वार में पेट्रोल व डीजल के दाम जो कल थे वही आज भी हैं।